मेरा नाम है शुभम और पिछली कक्षा में हमने अधिगम के बारे में पढ़ा था कि अधिगम की परिभाषाएं हमने पढ़ी थी और अधिगम की विशेषताएं हमने पढ़ी थी। आज की कक्षा में हम सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम फिर से उसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए संज्ञानवादी और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी थे और कौन कौन से व्यवहारवादी थे। उसके बाद हम थर्नडाइक के नियम के बारे में भी बात करेंगे। तो इतने टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले आत्मा शब्द से हुई थी। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले आत्मा शब्द से हुई थी। सबसे पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक भाग था। दर्शन शास्त्र चमक रहा है ना। तो सबसे पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता था। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। जननी, इसकी जननी जो है मनोविज्ञान की, दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और इसके जो पिता है वो अरस्तु को कहा जाता है। इसके पिता जो है मनोविज्ञान के पिता वो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु इसके फादर हैं। इसकी माता जो है दर्शन शास्त्र से इसका क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है, या इसका एक भाग था। पहले दर्शन शास्त्र के अंदर ही मनोविज्ञान आता था। मनोविज्ञान में तीन शब्द, दर्शन शास्त्र में तीन शब्दों का जिक्र है। तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला है आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म। इन तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जब अरस्तु ने मनुष्य को ने कहा कि हमें मनुष्य के बारे में जानना चाहिए, तो यह बात उठी कि मनुष्य को अपने बारे में कैसे जानना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा अरस्तु ने कि मनुष्य को जानने के लिए हमें सबसे पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। मनुष्य को जानने के लिए सबसे पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है आत्मा को क्या है, आत्मा को माना। सबसे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति इसलिए आत्मा शब्द से हुई। उसके बाद जो ये सबसे पहले साइकोलॉजी है, इसको सबसे पहले अंतःकरण का विज्ञान कहते थे। इसका जो नाम था पहले साइकोलॉजी का, वो अंतःकरण का विज्ञान था। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है गेरिट। गेरिट के द्वारा इसका शब्द विभाजन किया गया है। देखिए, गेरिट ने इसका शब्द विभाजन दो प्रकार से किया है, साइको प्लस लोगस। साइको का मतलब क्या है, साइकी का मतलब होता है आत्मा। आत्मा, इसका अर्थ उन्होंने बताया है आत्मा। मैं आपको बताऊंगा, समय समय पर इसके अर्थ भी बदलते चले गए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना, ठीक है। यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन ये शब्द फैल हो गया, समय आते आते ये शब्द फैल हो गया, क्योंकि विज्ञान जिस शब्द के पीछे लगा होता है उसे कहते हैं प्रयोग होंगे। इसमें वो प्रयोग किस पर होंगे, जो प्रत्यक्ष होगा। और आत्मा के ऊपर प्रयोग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रत्यक्ष होती नहीं है, क्योंकि ना तो इसको किसी ने देखा है ना ही इसको किसी ने जाना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा की उत्पत्ति हुई, उसके बाद मन या मस्तिष्क की उत्पत्ति हुई। लोगों ने माना कि जो मन और मस्तिष्क, उसके बाद चेतना, और अब यह मनोविज्ञान व्यवहार को अपनाए हुए है। यानी समय समय पर इसके अर्थ बदलते चले गए। पहले लोगों ने आत्मा को माना, फिर आत्मा से मन या मस्तिष्क पर चले गए कि व्यक्ति के मस्तिष्क में सब बातें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर चेतना, और अब यह व्यवहार को धारण किए हुए है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत आता है प्रमुख सिद्धांत। तो प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के सिद्धांत हैं। एक व्यवहारवादी सिद्धांत, नंबर 2 पर आता है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। ये दो प्रकार के सिद्धांत हैं आपके। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन हुए हैं, सबसे पहले आता है इवान पी पावलोव। कहीं कहीं पावलाक भी इसका नाम मिल जाता है, ठीक है, इवान पी पावलोव। उसके बाद आता है आपका ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं। व्यवहारवादी कौन होते हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। नंबर 2 पर आते हैं B.F. स्किनर। ये बीएड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में है, सारा सिलेबस है उनके पास। नंबर 3 पर आता है थर्नडाइक, ठीक है। उसके बाद आता है C.L. हल। नंबर 4 पर आता है C.L. हल, ठीक है। ये हैं। अब संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं। तो इस संप्रदाय को गेस्टाल्ट संप्रदाय भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके जो प्रतिपादक थे वो मैक्स वर्दिमर इसके जो प्रतिपादक है मैक्स वर्दिमर थे। उसके बाद जो इनके सहयोगकर्ता थे वो थे कोहलर, और कोहलर के बाद जो इसके वो थे अगले लेविन के बाद इसके एक और मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था कोफ्का। तो ये मनोवैज्ञानिक है व्यवहारवादी, इवान पी पावलोव, B.F. स्किनर, थर्नडाइक, C.L. हल।
संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक वर्दिमर, कोहलर, लेविन और कॉफका, ये मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी थे। अब देखिए, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, व्यवहारवादी के बारे में हम पढ़ते हैं, वो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो थे पूर्ण बलन पर आधारित थे, यानी रिफोर्समेंट, पुनर्बलन पर आधारित थे। व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक थे वो पूर्ण बलन पर आधारित थे, और वो जो है अनुक्रिया पर, उद्दीपक, स्टिमुलस, उद्दीपक के बाद अनुक्रिया, इन चीज़ों पर वह जो है आधारित थे। आप जब पढ़ोगे तो ये शब्द व्यवहारवादी जो सिद्धांत है उनमें ये 4 शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पूर्ण बलन, अनुक्रिया, उद्दीपक, अनुक्रिया, इन शब्दों के बारे में आपको अभी बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। आप जब नियम पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये किस चीज़ पर आधारित थे? संवेदना, ये भी संवेदना के बाद आता है बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद आता है संज्ञान के बाद आता है समस्या समाधान। तो ये इन 4 चीज़ों पर आधारित थे, यानी ये इन पर आधारित थे और ये इन पर आधारित थे। अब हम इनमें दोनों सिद्धांतों में थोड़ा सा कुछ अंतर देख लेते हैं। देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक क्या मानते थे कि जो अधिगम है वो यंत्रवत होता है, क्या मानते थे कि अधिगम यंत्रवत होता है। अधिगम यंत्रवत होता है का मतलब अधिगम पशु और मानव दोनों करते हैं, यंत्रवत होता है। ये क्या कहते थे कि अधिगम यंत्रवत नहीं होता और इसको केवल मानव ही कर सकते हैं। ये कहते थे कि इसको मानव और पशु दोनों कर सकते हैं। ये कहते थे कि उसको केवल कि अधिगम जो है मानव ही कर सकते हैं। इनका मानना था कि अधिगम पशु ही कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये कहते थे कि अधिगम धीरे धीरे होता है, अधिगम धीरे धीरे होता है, ये कहते थे कि अधिगम अचानक होता है, ठीक है। ये कहते थे कि अधिगम अनुक्रिया से होता है, यानी क्रिया करने से होता है अधिगम, क्रिया करेंगे तो होगा। ये कहता है कि अधिगम सूझ के द्वारा होता है, अधिगम होता है, ठीक है। तो ये इनके जो हैं अंतर थे थोड़े से, और इनके अंतर के बाद अब हम बात करते हैं आपके सामने आगे। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले व्यवहारवादी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद संज्ञानवादी। आपके सामने जो जो शब्द आए थे, अब उन सब शब्दों का जिक्र मैं आपके सामने करूँगा। 2 शब्द आए थे आपके सामने, एक अनुक्रिया, दूसरा आया था उद्दीपक। अनुक्रिया और उद्दीपक, ये 2 शब्द आपके सामने आए थे। तो बच्चा अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करता है, अनुक्रिया क्या होती है? उद्दीपक होता है लक्ष्य या टारगेट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, लक्ष्य या टारगेट, और ये क्या होता है? अनुक्रिया, उसके यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, ठीक है। ये होता है लक्ष्य और ये होती है क्रियाएं, ठीक है। रेस्पॉन्स और ये होता है स्टिमुलस, ठीक है, 2 होते हैं। अब बात करते हैं उद्दीपक क्या है। अगर उद्दीपक की हम परिभाषा देना चाहें तो क्या परिभाषा दोगे? वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उद्दीपक कहलाता है। यानी मैंने आपको बता दी थी कि वह वातावरणीय घटक जिसको प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है उद्दीपक कहलाता है। देखो, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य एक संबंध बनता है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने के लिए क्रिया करता है तो उनके मध्य एक संबंध बनता है। उस संबंध को हम अनुबंधन कहते हैं, कहते हैं। और यदि ये अनुबंधन जब बनता है, जब बन जाता है तो इसका मतलब 100% अधिगम हो जाता है। अधिगम 100% होता है जब अधिगम बन जाता है, अनुबंधन बन जाता है, 100% अधिगम हो जाता है। अनुक्रिया करता है जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति और उनके मध्य जब अनुबंधन बन जाता है तो वो अनुबंधन अधिगम कहलाता है। यहाँ पर 100% अधिगम होता है। यह कहा था व्यवहारवादी ने।
अब बात करते हैं हम संज्ञानवादी की। संज्ञानवादी ने क्या कहा था? संज्ञानवादी ने कहा था, देखिए संज्ञानवादी ने क्या कहा था? संज्ञानवादी ने क्या कहा था? देखिए अब हम बात करते हैं संज्ञानवादी की। संज्ञानवादी ने कहा था कि जो आपकी संवेदनाएं होती हैं या इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां 5 होती हैं। इंद्रियां 5 कौन कौन सी होती हैं आपकी? नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ, ये सारी आपकी इंद्रियां होती हैं। और इंद्रियों से जो आपको संवेदना प्राप्त होती है, संवेदना यानी प्राथमिक ज्ञान जो प्राप्त होता है, इन इंद्रियों से आपको जो प्राथमिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो संवेदना आपको प्राप्त होती है, यानी मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान भी हम इसे कहते हैं। जैसे आप बच्चे को चूटी भरोगे तो उसे पता चल जाए कि हाँ दुख हो रहा है, यह किससे प्राप्त हो? उसकी त्वचा से उसको प्राप्त हुआ। यानी इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान संवेदना के द्वारा होता है, जिसको वो महसूस कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? जैसे नाम, पहचान, व्याख्या। जैसे आपने कहीं पर कोई शेर देखा, शेर देखने के बाद आपने इसको पहचान लिया कि हाँ ये तो शेर होता है और इसका इतना बड़ा मुंह होता है, और उसको व्याख्या क्या किया आपने? ये जंगल का राजा होता है, शेर जो है जंगल का राजा होता है। तो इन्होंने सबसे पहले संवेदना के अंतर्गत 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं। आँख, कान, त्वचा, आँख, कान, त्वचा, जीभ, आँख, कान, त्वचा, जीभ, नाक, ये 5 प्रकार की आपकी इंद्रियां होती हैं। नाक, ये 5 प्रकार की आपकी इंद्रियां होती हैं। और इन इंद्रियों से जो ज्ञान संवेदना प्राप्त होती है, उससे ही हमें प्राप्त चलता है किसी चीज़ का नाम, पहचान और उसकी व्याख्या हम तभी करते हैं। इससे क्या होता है? हमें इससे संज्ञान की प्राप्ति होती है। संज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे संज्ञान का मतलब ज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान। यानी आपको उससे जो है इन चीज़ों का जब आपको पता चल जाएगा, फिर आपको संज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इस ज्ञान से आपके अंदर क्या उत्पन्न होगी? एक सूझ उत्पन्न होगी। इस ज्ञान से आपके अंदर एक सूझ उत्पन्न होगी, और उस सूझ से क्या होगा? समस्या समाधान होगा। उस सूझ से क्या होगा? समस्या का समाधान होगा। समस्या का समाधान होगा। उस समस्या समाधान से क्या होगा? अधिगम होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिगम। इन्होंने क्या बताया? जैसे कोई बच्चा या आप ही रात में सो रहे थे, और रात में सोते सोते आपके ऊपर अचानक एक सांप गिर गया। अब सांप गिरने के बाद सांप ऐसे ऐसे चलने लगा आपके ऊपर, आपकी आंखें खुली कि पता नहीं मेरे ऊपर तो क्या गिर गया। तो सांप आपकी त्वचा पर चला, त्वचा से आपको क्या अनुभूति हुई कि मेरे ऊपर तो कुछ चल रहा है। फिर आपने महसूस किया ये तो भाई ऐसे चल रहा है। आपको एकदम से उसका नाम पता चला, एकदम से दिमाग में आपके नाम आया कि क्या है, ये तो सांप है। फिर आपने उसकी पहचान करी कि अगर डस लेता है तो बहुत बुरा होता है, मर जाता है इससे आदमी। फिर आपने उसकी व्याख्या करी कि ये जंगलों में पाया जाता है, कि ये बहुत खतरनाक होता है, इसके काटने से आदमी मर जाता है। तो ये क्या हुआ? इसके बाद ये चीज़ होने के बाद आपको इसके बारे में ज्ञान हुआ कि हाँ ये ऐसा होता है। फिर उसके बाद आपने सूझ उत्पन्न हुई। सूझ के बाद आपने उसका समस्या जो है उसका समाधान हुआ, और यही क्या है? अधिगम है। संज्ञानवादी ने अधिगम को ऐसे माना है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या है। देखिए मैं आपको व्यवहारवादी सिद्धांत की, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। थॉर्नडाइक जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये क्या थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले पशुओं पर अध्ययन किया। पशुओं पर इन्होंने अध्ययन किया। पशुओं पर जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाने लगा। इसके बाद इन्हें ही प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए, ध्यान रखिए। ये इनके बारे में है कि थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं के ऊपर अध्ययन किया, इसलिए इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनको जो है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए। प्रथम नियम नंबर 1 था प्राथमिक नियम। नंबर 1 प्राथमिक नियम या इसी को प्रधान नियम भी कहते थे। प्रधान नियम या इसी को मुख्य नियम भी कहते थे। मुख्य नियम भी इसी को कहते थे। इन्होंने पहला नियम दिया जिसके नाम थे प्राथमिक नियम, प्रधान नियम, मुख्य नियम, और दूसरा जो नियम था उसका नाम था गौण नियम। दूसरा जो नियम था उसका नाम था गौण नियम या द्वितीयक नियम। गौण नियम या द्वितीयक नियम, ये इन्होंने 2 सीखने के नियम दिए। सबसे पहले इन्होंने 2 ये नियम दिए। उसके बाद सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्राथमिक या प्रधान नियम की। ठीक है, 2 नियम दिए हैं, ये आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ठीक है, तो दूसरा जो इन्होंने प्राथमिक नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम दिए। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा जो इन्होंने नियम दिया वो था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, इसी को हम परिणाम का नियम भी कहते हैं।
या संतोष इसी को हम परिणाम का नियम या संतोष और असंतोष का नियम भी हम इसी को कहते हैं। आपका एक और आता है तीसरा नियम, तत्परता का नियम। तीसरा नियम एक और आता है आपका तत्परता का नियम। नंबर 3 आता है तत्परता का नियम। ये 3 नियम इन्होंने दिए तत्परता का नियम। थर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए थे, प्राथमिक नियम और गौण नियम, 2 ये हो गए। अब प्राथमिक नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, देखिए तो इन्होंने क्या बताया अभ्यास के नियम में। सबसे पहला आता है अभ्यास का नियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अभ्यास के नियम के बारे में इन्होंने क्या बताया, देखिए अभ्यास का नियम। इसके बारे में इन्होंने बताया कि जैसे कोई प्राणी अनुक्रिया करता है किसी उद्दीपक को पाने के लिए, यानी उद्दीपक यानी लक्ष्य या टारगेट, लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य उद्दीपक को पाने के लिए कोई प्राणी क्या करता है, क्रिया करता है, उसके मध्य जो संबंध बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि इसके मध्य जो ये अनुबंधन बनता है, यदि इस अनुबंध यानी अनुक्रिया करते समय अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध या अनुबंधन बनता है, यदि इस अनुबंधन की बार बार पुनरावृत्ति हो, यदि ये अनुक्रिया जो है बार बार की जाए तो अधिगम अच्छा होगा। यदि जैसे आप स्कूल में जाते हो, रोज़ की रोज़ प्रार्थना बोलते हो जैसे, तो अधिगम क्या होगा, अच्छा होगा। यदि इस अभ्यास की बार बार पुनरावृत्ति हो तो क्या होगा, यदि इस अभ्यास की कमी हो, यहाँ पे आ जाएगा कमी, यदि इस अभ्यास की कमी हो तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। ये इन्होंने 2 बातें बताई। यदि किसी काम को बार बार करोगे तो अधिगम अच्छा होगा, यदि किसी काम को कम करोगे तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। 2 क्रियाएँ इन्होंने बताई। फिर 1930 में इन्होंने इस नियम का खुद ही खंडन कर दिया। पहले तो इन्होंने बताया कि यदि आप बार बार अभ्यास करोगे किसी चीज़ का तो वो अधिगम अच्छा होगा, यदि उस चीज़ का कम प्रयास करोगे तो अधिगम जो है अच्छा नहीं होगा। फिर अपने आप ही 1930 में इन्होंने इस नियम का खंडन कर दिया। और इन्होंने क्यों किया खंडन इसलिए किया, उन्होंने कहा कि यदि हम किसी काम को बार बार करते हैं तो ये ऐसा ज़रूरी ही नहीं है कि वो अधिगम अच्छा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जैसे आप कॉलेज में रोज़ जाते हो, वहाँ पर जाकर आप प्रार्थना करते हो, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनके प्रार्थना आज तक भी याद ही नहीं हुई। कोई भी काम बार बार करने से ऐसा नहीं है कि वो अच्छा हो जाएगा। बहुत से काम ऐसे होते हैं या बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो किसी काम को एक बार करते हैं और वो उस काम को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। तो फिर इस नियम में इन्होंने संशोधन किया और इस नियम को इन्होंने 2 भागों में बांटा। नंबर 1 प्रयोग और अनुप्रयोग। इस नियम को 2 भागों में बांटा, प्रयोग और अनुप्रयोग। प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम, प्रयोग और दूसरा अनुप्रयोग। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस नियम को थर्नडाइक ने 2 भागों में बांटा, प्रयोग और अनुप्रयोग। अभ्यास के नियम को नियम है आपका प्रभाव का नियम। ये नियम क्या है, देखिए यदि किसी अनुक्रिया को करते समय अनुक्रिया है ये, और ये आपका उद्दीपक है, ये है उद्दीपक। यदि किसी अनुक्रिया को करते समय आपको संतोष की प्राप्ति होती है, आप किसी अनुक्रिया को कर रहे हो किसी लक्ष्य को पाने के प्रति, और उस क्रिया को करते समय आपको संतोष की प्राप्ति हो रही है, तो अधिगम मजबूत होगा। यदि इसी क्रिया को करते समय आपको असंतोष की प्राप्ति हो रही है, तो आपका अधिगम क्या होगा, कमज़ोर होगा। ठीक है। और इसमें एक और बात है, यदि इसीलिए इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, प्रभाव के नियम को। इसीलिए यदि हमें किसी कार्य करने में संतोष प्राप्त हो रहा है तो हमें अधिगम अच्छा होगा, यदि असंतोष प्राप्त हो रहा है तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। तो इसी नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, इसलिए इस नियम को असंतोष और असंतोष का नियम कहते हैं। देखिए यदि प्राणी को इसी में, जब कोई प्राणी अनुक्रिया करता है किसी लक्ष्य को पाने के लिए अनुक्रिया करता है, तो अनुक्रिया करते वक्त यदि उसे सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए, सकारात्मक पूर्ण बलन का क्या मतलब है, सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए, जैसे आपको कोई इनाम दिया जाए, शाबाशी दी जाए या आपकी प्रशंसा की जाए, यानी आपको जो सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए, सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए, तो जब आपको सकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाएगा, आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपको उपहार दिए जाएंगे, तो भी अधिगम क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है। दूसरी बात है, यदि आपको नकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाए, यानी नकारात्मक पूर्ण बलन का मतलब है यदि आपको दंड दिया जाए, भय डराया जाए, तो आपका नकारात्मक पूर्ण बलन दिए जाने के बाद नकारात्मक पूर्ण बलन दिया जाएगा तो आपका जो अधिगम है वो कमज़ोर होगा, यानी अनुबंधन ही कमज़ोर बनेगा। अनुबंधन कमज़ोर बनेगा तो आपका अधिगम भी क्या होगा, कमज़ोर होगा। ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। इसलिए इस नियम को किसका, परिणाम का नियम भी कहते हैं। संतोष 3 नियम नाम है इस नियम के, प्रभाव का नियम, नंबर 2 संतोष असंतोष का नियम, नंबर 3
परिणाम का नियम, 3 नाम है इसके। सकारात्मक पूर्णफलन दिया जाएगा तो आप खुद ही सोचिए कि वहाँ पर क्या होगा, अधिगम अधिक बनेगा। ठीक है, तो ये हो। देखिए अब हम बात करते हैं तत्परता का नियम। तत्परता के नियम के 3 अन्य नाम समझ लीजिए। तैयारी का नियम भी इसी को कहते हैं, प्रेरणा का नियम भी इसी को कहते हैं, और मानसिक तैयारी का नियम भी इसी को कहते हैं। देखिए यदि कोई प्राणी किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन से तैयार है और अपनी मानसिक रूप से भी तैयार है और उस कार्य को करने के लिए यानी उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्रेरित है, तो वह अपना उद्दीपक प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि कोई प्राणी तैयार नहीं है और आप उसे कितना ही कहे जाएँ, कितना ही कुछ करे जाएँ, लेकिन वो मानसिक रूप से यदि तैयार नहीं है और वह प्रेरित ही नहीं है अंदर से ही, उसके अंदर भावना ही नहीं है उस चीज़ की, तो वह उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर सकता। यही इसमें बताया गया है कि एक और थर्नडाइक ने एक और बात बताई थी कि 10 आदमी किसी घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन 10 आदमी मिलकर उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। पानी वो तभी पिएगा जब उसकी मर्जी होगी। ठीक है, तो ये आपका तत्परता का नियम हो गया। इसके बाद एक और आता है आपका गौण नियम, यानी आपको सीखने के 2 नियम थे। एक नियम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगला नियम है गौण नियम। अब हम पढ़ते हैं गौण नियम के बारे में। ये दूसरा है गौण नियम। देखिए बच्चों, अगला नियम है गौण नियम। गौण नियम के अंतर्गत देखिए सबसे पहले आता है नंबर 1 पर बहुक्रिया का नियम, नंबर 2 पर आता है आंशिक क्रिया का नियम, नंबर 3 पर आता है मनोवृत्ति का नियम, नंबर 4 पर आता है सादृश्यता का नियम, नंबर 5 पर आता है साहचर्यात्मक नियम। ये 5 नियम इसमें आते हैं। बहुक्रिया का मतलब होता है अनेक क्रियाएं, अनेक क्रिया करते हैं जब हम, तो वो नियम है बहुक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब है छोटी छोटी क्रियाएं, यानी छोटे छोटे थोड़े थोड़े काम को करना। जैसे मैंने बताया था कि किताब को थोड़ा थोड़ा भागों में बांटकर पढ़ना, आंशिक क्रिया का। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति के नियम का मतलब है मन या मस्तिष्क। मनो का मतलब होता है, मन का मतलब होता है मन या मस्तिष्क। वृत्ति का मतलब क्या होता है, नज़रिया या देखना, किसी चीज़ को देखना। तो मनोवृत्ति का मतलब हो जाएगा नज़रिया या दृष्टिकोण, यानी किसी चीज़ के प्रति किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या दृष्टिकोण, यानी मनोवृत्ति का नियम। अगला है आपका सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का मतलब होता है पूर्व ज्ञान का जो आपको पहले का ज्ञान है उसका जो है नवीन ज्ञान के साथ संबंध होना। ठीक है, जैसे साइकिल चलाने के बाद आप मोटरसाइकिल चलाना आसानी से सीख सकते हैं। अगला नियम है साहचर्यात्मक नियम। साहचर्य यानी संवेदनशील करके या संवेदनशील होकर के पढ़ाना, यह है साहचर्यात्मक नियम। ठीक है, ये 5 नियम हैं, पाँचों के पाँचों गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। बहुक्रिया, अनेक क्रियाएं, आंशिक छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाना, मनोवृत्ति यानी नज़रिया या मन या मस्तिष्क का देखने का नज़रिया, सादृश्यता का नियम ये होता है यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाना, और साहचर्यात्मक नियम यानी संवेदनशील करके पढ़ाना। तो ये 5 नियम हैं। इसमें मनोवृत्ति में है कि ये नज़रिया देखना, यदि आपका जो है मतलब नज़रिया सकारात्मक होगा तो अधिगम अच्छा होगा, यदि आपका नज़रिया नकारात्मक होगा तो अधिगम नहीं होगा। तो ये ऐसे ऐसे हैं, ये 5 नियम हैं। बहुत ही सिंपल से वे में मैंने आपको बता दिया। आपको केवल नाम याद रखने हैं कि हाँ गौण के अंतर्गत 5 नियम हैं, 5 नियम के नाम ये हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। धन्यवाद।